ये रहा। एनीवेज, वी स्टार्टेड ऑफ विद एक्टिवेशन एनर्जी। हमने एक्टिवेशन एनर्जी के कॉन्सेप्ट को देखा था, एंड उसके बाद फिर हमने इंथैल्पी चेंज के कॉन्सेप्ट को देखा था, टोटल एनर्जी चेंज के कॉन्सेप्ट को देखा था, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शंस को देख लिया था, इंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन को देख लिया था, इंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन को देखा था, जिसको हमने थोड़ा डिस्कस किया था। एंड देन कंबशन भी हो गया था, एंड आई फील लाइक न्यूट्रलाइजेशन भी हो गया था, राइट? ऐसा ही है। हमने ये सारे इंथैल्पी चेंजेस को देख लिया था। यस। मुझे काइंडली ये बताएं, क्या ये दोनों रिएक्शन इंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन के रिएक्शन थे, ए और बी? ए है, बी नहीं है। बी क्यों नहीं है? बिकॉज वो एलिमेंट से नहीं बन रहा। आरफा आप बताएं। आरफा, हसीब, उमर। सर आई थिंक वो सेम रीजन, सब्स्टिट्यूट एलिमेंट से नहीं एलिमेंट बन से रहा। नहीं बन रहा तो इससे सेकंड वाला नहीं। बिल्कुल, जो सेकंड वाला रिएक्शन है सर, वो सब्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से नहीं बना। सेकंड वाला जो रिएक्शन है वो बेसिकली यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड से फॉर्म हो रहा है। सो दिस रिएक्शन वोंट बी एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन वाला रिएक्शन, ठीक है। बाकी हमने न्यूट्रलाइजेशन वाला पार्ट कर लिया था, एंड मैंने आप लोग को ये हाफ इक्वेशन बनाना भी सिखा दिया था ना, कि हम ये स्पेक्टेटर आयंस को कैंसिल आउट करते हैं, जो कि बेसिकली थ्रू आउट द रिएक्शन सिर्फ देख रहे हैं, इनमें कोई चेंज नहीं आ रहा। ये पार्ट भी हम कर चुके हैं, राइट? आगे चलो। यस सर। यस। यस। ओके जी, ग्रेट। अब हम आ रहे हैं एंथैल्पी चेंज ऑफ एटमाइजेशन पे। अच्छा, अब देखें, एंथैल्पी चेंज ऑफ एटमाइजेशन बहुत आसान है। मैंने जैसे बताया कि एटमाइजेशन, सॉल्यूशन एंड हाइड्रेशन, ये तीनों बेसिकली पहले एएस का पार्ट थे, लेकिन अब ए टू का पार्ट है। बट मैंने इनको हटाया हुआ नहीं, हम एटमाइजेशन को देखेंगे, सॉल्यूशन हाइड्रेशन को नहीं करेंगे। बेसिकली मैंने इसको हटाया हुआ इसलिए नहीं, बिकॉज मैं अक्सर एएस के नोट्स जब ए टू के बच्चों के साथ शेयर करता हूँ ना, तो फिर मैं उसमें ये वाला पेज भी बस भेज देता हूँ। तो इसको मैंने इसलिए अभी तक जो है ना लाइक इन नोट्स में रखा हुआ है, वरना इसकी कोई खास नीड नहीं है। एंथैल्पी चेंज ऑफ एटमाइजेशन को बस हम डिस्कस करेंगे। देखिए, एंथैल्पी चेंज ऑफ एटमाइजेशन को हम कहते हैं कि इट इज द स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ एटमाइजेशन is defined as the enthalpy change occurring when an element or compound is converted to 1 mole of free gaseous atoms। यहाँ दोबारा हमारे पास रिस्ट्रिक्शन आ गई। रिस्ट्रिक्शन क्या है सर? कि हमें बेसिकली कोई भी कंपाउंड, कोई भी एलिमेंट हो, उसको कन्वर्ट करना है सर 1 मोल ऑफ फ्री गैशियस एटम्स के अंदर अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस। देखिए, जैसे आपके पास यहाँ कार्बन है, यहाँ 1 मोल ऑफ कार्बन सॉलिड है, राइट? आपने 1 मोल ऑफ कार्बन सॉलिड को कन्वर्ट करना है किसमें सर? 1 मोल ऑफ फ्री गैसेस एटम्स। आपको लाजमी फ्री गैसेस एटम्स की नीड है, इसके अलावा आप कुछ भी नहीं कर सकते। आपको, आपकी जो रिस्ट्रिक्शन है वो क्या है, कि आपको प्रोडक्ट में 1 मोल ऑफ फ्री गैसेस एटम्स चाहिए ही चाहिए। अगर आप यहाँ पे आए, आपके पास बेसिकली, लेट्स से अगर मैं इन दो रिएक्शंस को देखूं, इन दो रिएक्शन में क्या है, बेसिकली आपने O2 को रिएक्ट करें। मैं आपसे कह रहा हूँ कि बेटा O2 ऑक्सीजन को एटमाइज करें, और O2 की स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ एटमाइजेशन की इक्वेशन लिखें। तो आप लोग बोलेंगे, देखिए सर, O2 गैस बेसिकली कन्वर्ट हो रहा है 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन के अंदर, हमें 1 मोल ऑफ फ्री गैसेस एटम्स में कन्वर्ट करना है। सो मैं इसको 1O गैस लिख दूंगा। और अगेन, क्योंकि मेरे पास रिस्ट्रिक्शन है, मैं यहाँ से 1 नहीं हटा सकता, मुझे यहाँ पे 1 लाजमी चाहिए ही चाहिए। तो फिर मैं क्या करूंगा, यहाँ मेरे पास 2 है, इसको मैं हाफ कर दूंगा। सेम एज द केस विद सल्फर। अगर मैं सल्फर की बात करूं, देखो सल्फर हमें दो दो तरीके से मिलता है। एक होता है सल्फर का ओर। जब सल्फर आपको अपने ओर में मिलेगा ना, तो आपको सल्फर का सिंगल एटम मिलेगा। लेकिन जब आपको सल्फर एज एन इम्प्योरिटी मिलता है ना, तो सल्फर के हमेशा 8 एटम्स होते हैं। जिस तरह हमने थोड़ी सी बात की होती है, जैसे कि Ph3 के एलिमेंट्स में क्लोरीन बेसिकली Cl2 होता है, राइट? इसी तरह फास्फोरस P4 होता है, तो सल्फर S8 होता है। बट जब आप इसको एटमाइज करेंगे, तो आपकी मजबूरी क्या है, आपकी रिस्ट्रिक्शन क्या है? यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू 1 मोल ऑफ फ्री गैसेस एटम्स। तो आप बेसिकली यहाँ पे 1/8 ऐड कर देंगे, बिकॉज सर 1/8 टाइम्स 8 जब करेंगे, तो 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास 1 मोल ऑफ सल्फर आ जाएगा। ओके जी। सो ये आपके पास बेसिक रिएक्शन हो गया, जिसको हम एटमाइजेशन ऑफ सल्फर कहेंगे। मुझे बताएं, क्लियर है? कोई टेंशन, कोई परेशानी, कोई मसला स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ एटमाइजेशन के बारे में? सबको समझ आ रहा है? नो सर। ओके। अब ना मैंने यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखी हुई है कि स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ एटमाइजेशन विल ऑलवेज बी एंडोथर्मिक इन नेचर। व्हाई इज दैट सो? सर, ये हमेशा एटमाइजेशन एंडोथर्मिक क्यों होगा? उसके दो रीजंस हैं। एक तो पहली बात, आप यहाँ पे आए, एक नॉर्मल स्टूडेंट मुझे देख के बोलेगा कि देखें सर, आप सॉलिड से लिक्विड गैस में जा रहे हैं, राइट? जब मैं सॉलिड से गैस में जा रहा हूँ, मुझे बताएं, क्या मैं स्टेट चेंज कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा? यस और नो? बिल्कुल कर रहा हूँ, यस। राइट? जब आप स्टेट चेंज करेंगे, जब आप सॉलिड को
गैस में कन्वर्ट करेंगे तो आपको एनर्जी एब्जॉर्ब करानी पड़ेगी या सिस्टम से एनर्जी रिलीज होगी? सॉलिड टू लिक्विड में क्या होगा, एनर्जी एब्जॉर्ब करानी पड़ेगी या सिस्टम से एनर्जी रिलीज होगी? एक सॉलिड पार्टिकल है, उसको गैस में कन्वर्ट करना है, कैसे करेंगे? मेल्टिंग उसको और हीट बॉइलिंग होगा। देंगे। उसको हीट देनी पड़ेगी, राइट, उसको एनर्जी एब्जॉर्ब करानी पड़ेगी। तो सर जब मैं सॉलिड से गैस में जाऊंगा तो मेरे पास एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, देयरफॉर ये रिएक्शन तो मुझे एंडोथर्मिक मेक सेंस है, मतलब ये वाली बात तो सेंसिबल लग रही है कि देखें सर दिस रिएक्शन विल बी एंडोथर्मिक इन नेचर, द ओनली रीजन इज दैट बिकॉज आई एम कन्वर्टिंग फ्रॉम solid to gas, right? So if I'm just converting a substance from solid to gas, I need to give that substance some amount of heat, तभी ताकि वो अपनी स्टेट को चेंज करेगा। What about this case? ये रिएक्शन एटम एंडोथर्मिक क्यों है? Why? ये रिएक्शन एंडोथर्मिक क्यों है जी? ये जो हमारे पास रिएक्शन है ये एंडोथर्मिक क्यों है? बिकॉज उसमें O2 का बॉन्ड बिकॉज में O2 का बॉन्ड, हम क्या कह रहे हैं O2 के बॉन्ड को? बॉन्ड ब्रेक हो रहा है ब्रेक बॉन्ड कर रहे ब्रेक हैं। कर रहे हैं, बिल्कुल सर, बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं। अब देखेंगे ये जो हाफ मोल ऑफ Cl2 लिखा है ना, हाफ मोल ऑफ, अच्छा चाहे Cl2 की एग्जांपल हो चाहे O2 की एग्जांपल हो, ओके, मैं इसको अगर O2 भी कर दूं तो देखिए बेसिकली हाफ मोल ऑफ Cl2 या O2 का क्या मतलब है कि आपके पास दो एटम्स हैं, उनका एक बॉन्ड बना हुआ है, आप उस बॉन्ड को, हाफ मोल ऑफ दैट बॉन्ड को ब्रेक करके 1 मोल ऑफ बेसिकली सिंगल एटम फॉर्म कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप बेसिकली बॉन्ड को ब्रेक कर रहे हैं सर। और हमने ये बात बहुत थॉरली पढ़ी थी कि देखा सर बॉन्ड ब्रेकिंग विल ऑलवेज बी एंडोथर्मिक इन नेचर, देयरफॉर ये रिएक्शन भी क्या हो जाएगा सर, एंडोथर्मिक हो जाएगा। मतलब कि सर ऑल एंथैल्पीज ऑफ एटमाइजेशंस आर एंडोथर्मिक इन नेचर। मुझे बताएं ये बात सबको समझ आ रही है? गॉट इट? आगे चलूं? यस और नो? यस। Yes. ठीक है। अब सॉल्यूशन और हाइड्रेशन किसी बच्चे को अगर वैसे पढ़ना हो गो फॉर इट, पढ़ लें, बट अगेन नॉट नेसेसरली नीडेड फॉर एएस, तो चिल सीन है। आगे चलते हैं, हेस लॉ पे आते हैं। हेस लॉ बेसिकली ना बहुत मुनासिब सी बात कर रहा है। हेस लॉ पता है क्या कह रहा है? हेस लॉ को जरा समझते हैं। हेस लॉ ये कह रहा है कि सर अगर आप कराची से स्टार्ट कर रहे हैं और आप डायरेक्ट लाहौर जा रहे हैं, बिकॉज आई लिव इन कराची तो मैं कराची की एग्जाम्पल ही दूंगा। सो इफ आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम कराची एंड मेरा जो रूट क्या है कि मेरे रिएक्टेंट्स क्या है, कराची हैं, राइट, मैं स्टार्ट कराची से कर रहा हूँ और मेरे प्रोडक्ट्स क्या हैं, वो लाहौर हैं। मैंने बेसिकली रीच करना है लाहौर। ऑप्शन ए, मैं डायरेक्टली चले जाऊँ, बिल्कुल डायरेक्टली। ऑप्शन बी, मैं बीच में 1 घंटे का स्टे करूँ। अच्छा मेरा स्टे ऐसा नहीं कि मैं कहीं जाके रुक जाऊंगा, ना ना ना, आई एम जस्ट मैंने किसी पार्किंग लॉट में रुक गया या किसी भी रेस्ट स्टेशन पे, ये मैंने यहाँ पे एक इंटरमीडिएट ले लिया, मैं थोड़ा सा रेस्ट ले लिया, गाड़ी को थोड़ा गर्म कर ठंडा कर दिया, राइट, बिकॉज वो बहुत ज्यादा गर्म हो गई होगी। सो मैं, मेरा रूट वन वॉज था कि आई डायरेक्टली वेंट फ्रॉम कराची टू लाहौर, एंड माई अदर रूट वॉज दैट कि मैं कराची से सेंटर में, मैं बेसिकली हाईवे पे किसी जगह पे रुका थोड़ी देर के लिए और फिर मैं जो है ना कंटिन्यू करते करते दोबारा लाहौर पहुंच गया, ठीक है। इन दोनों केसेस में ना हेस लॉ ये कहता है कि, मैं अगर हेस लॉ की एग्जाम उसके हिसाब से बात करूं तो हेस लॉ ये कहता है कि चाहे आप डायरेक्टली कराची से लाहौर जाएं या बीच में थोड़ा सा स्टे कर लें, आपका फ्यूल सेम कंज्यूम होगा, आपका सेम पेट्रोल कंज्यूम होगा। मतलब कि सर इन टर्म्स ऑफ अगर हेस लॉ की बात करें, हेस लॉ ये कहता है कि अगर आपके रिएक्टेंट सेम है और प्रोडक्ट सेम है, आप डायरेक्टली रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो या रिएक्टेंट से बेसिकली कोई एक इंटरमीडिएट फॉर्म करो और फिर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो, इंथैल्पी चेंज की जो वैल्यू आएगी, मतलब कि एनर्जी चेंज पर मोल ऑफ अ लिमिटिंग रिएक्टेंट की वैल्यू विल बी सेम। ठीक है जी, इस स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। दिस सेज दैट स्टेट्स दैट एंथैल्पी चेंज अकम्पनिंग अ केमिकल चेंज। देखो आपका केमिकल चेंज था ना, आपको ए प्लस बी से सी प्लस डी में कन्वर्ट होना था, दिस वाज योर केमिकल चेंज। दे सेइंग एंथैल्पी चेंज अकम्पनिंग अ केमिकल चेंज इज इंडिपेंडेंट ऑफ द रूट बाय विच द केमिकल चेंज अकर। ये इस चीज से इंडिपेंडेंट है कि आपका केमिकल चेंज किस तरीके से हो रहा है, मतलब चाहे आप ए प्लस बी से डायरेक्ट सी प्लस डी में जा रहे हो या ए प्लस बी से एक्स प्लस वाई में कन्वर्ट हो रहे हो या सी और फिर सी प्लस डी में जा रहे हो, इन दोनों रूट्स में फर्क देखें। पहला रूट डायरेक्ट रूट है, दूसरा रूट एक थ्रू एन इंटरमीडिएट है। तो हेस लॉ ये कहता है कि अगर आपके रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट सेम है, देखें ना मेरे ए प्लस बी रिएक्टेंट्स सी प्लस डी प्रोडक्ट्स हैं, तो अगर सर आपके रिएक्टेंट्स और सर आपके प्रोडक्ट्स अगर सेम होंगे तो आपका एंथैल्पी चेंज भी सेम ही आएगा, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि आप डायरेक्टली रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट जाएं या फिर आप थ्रू एन इंटरमीडिएट जाएं। मुझे पहले ये बताएं सब बच्चे कि क्या मेरी ये स्टेटमेंट थोड़ी सी बात समझ आ रही है? अगेन अभी थोड़ी सी कंफ्यूजन तो होगी, इसको नीचे क्वेश्चन करेंगे और क्लियर होगी, लेकिन मुझे बताएं आपको स्टेटमेंट समझ आ रही है कि हेस लॉ बता क्या रहा है? यस और नो? Yes. यस।
हसीब और उमर, आप मुझे रिस्पॉन्ड करें। तो सर हमें स्टेटमेंट हमारी समझ आ रही है। अब जरा क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सिंह कैलकुलेट द एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन बाय यूजिंग द गिवन डेटा बिलो। अब यहाँ ना थोड़े से बच्चे कंफ्यूज होते हैं। मुझे ना, वैसे मुझे कभी ना किसी बच्चे ने ना ये सवाल पूछा नहीं था पहले। ये इस साल ही एक स्टूडेंट ने पूछा कि सर ये रिएक्शन आपके पास तो फॉर्मेशन का है, राइट, तो मुझे डेटा एग्जामिनर ने कंबशन का क्यों दिया हुआ है? तो अगेन ये बहुत थोड़ा सा, इसको हम इस तरह कहेंगे कि देखें, एग्जामिनर आपसे कह रहा है कि कैलकुलेट द एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन बाय यूजिंग द गिवन डेटा बिलो। उसने आपको बेंजीन की फॉर्मेशन की इक्वेशन दे दी है और वो उन्होंने आपको कंबशन का डेटा दिया हुआ है। तो आपको इस डेटा को इस्तेमाल करते हुए जो इस रिएक्टेंट, ये जो इस रिएक्शन के जो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स हैं उनको कंबस्ट करना है। ठीक है। अगर यहाँ पे एग्जामिनर ने एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन की वैल्यू दी हुई होती, जो कि हमें नीचे इस क्वेश्चन में दी हुई है, तो फिर हम क्या करते हैं, इन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स को फॉर्म करते हैं। ओके जी, अब जरा इस पूरे केस को समझते हैं, इसको प्रॉपरली ड्रॉ करते हैं, इसको समझते हैं। इसका आंसर याद रखिएगा, बस 45 किलो जूल्स पर मोल है। मैं सब इरेज कर रहा हूँ मेरे जहन, ताकि हमें कंफर्म हो जाए ना। ओके, ये रहे, ये हमारे पास रिएक्शन है। बेसिकली एग्जामिनर क्या कह रहा था हमें कि आपने क्या करना है। अच्छा देखें, बेंजीन की जहाँ तक बात करें ना, बिल्कुल बिल्कुल, बेंजीन क्या होता है ये बहुत अच्छी बात है बेटा। बेंजीन बेसिकली एक कंपाउंड है जो इंशाल्लाह हमने पढ़ना है A2 के अंदर। ठीक है, बेंजीन को हम होपफुली पढ़ेंगे A2 के अंदर। बेंजीन कुछ इस तरीके का दिखेगा हमें। ये एक हाइड्रोकार्बन होता है, बट ये एक साइक्लिक कंपाउंड होता है। सर साइक्लिक से मेरा क्या मतलब है, या हाइड्रोकार्बन से मेरा क्या मतलब है, तो वो सारी बातें हैं, उसको भी डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। बहरहाल हम कह रहे हैं सर, कैलकुलेट द एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन, ये इंशाल्लाह हम इसका स्ट्रक्चर को A2 में पढ़ेंगे, रिलैक्स होके। अभी मेरे पास ये रिएक्शन था, मुझे कंबशन का डेटा गिवन था। सबसे पहले तो मैं इस इक्वेशन को कॉपी करता हूँ। ओके, सबसे पहले मैं इस इक्वेशन को कॉपी करता हूँ, नीचे लेके आता हूँ। एंड या मुझे बेसिकली इसकी वैल्यू निकालनी है। अब देखिए, हमने ना यहाँ पे थोड़ा सा इस बात को समझना है। हमने बेसिकली एक साइकिल बनानी है। ये आपके पास डायरेक्ट रिएक्शन है, मुझे उसको थोड़ा इंटरमीडिएट देखना है। मैं ये कह रहा हूँ कि सर मेरे पास ना एंथैल्पी चेंज ऑफ कंबशन का डेटा दिया हुआ है सर ने, और एग्जामिनर ने बेसिकली ना, और ये बेंजीन C6H6 का एक कंबशन की वैल्यू गिवन है। अब बात ये है, मुझे आप ये बताएं, अगर आप ये C6H6 को कंबस्ट करेंगे, मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन रिएक्ट करेंगे, तो क्या आप कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O प्रोड्यूस नहीं करेंगे? यस और नो? बिल्कुल, यही करेंगे, राइट गाइस, से यस और नो। आई थिंक यस। हम, तो अब होगा क्या कि उन्होंने मुझे ना कंबशन का डेटा गिवन है, C6H6 का एंथैल्पी चेंज ऑफ कंबशन का। मैं बोलूंगा देखें सर, अगर मैं इस कंपाउंड को कंबस्ट करूंगा, सो आई एम गोना फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O। तो मैं अब ना यहाँ से एक एरो निकाल रहा हूँ, देखिएगा मैं यहाँ से एक एरो ड्रॉ कर रहा हूँ, एंड आई एम जस्ट राइटिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O। ठीक है। अच्छा यहाँ पे ना, ये जो हम यहाँ बॉक्स बना रहे हैं, इसको कुछ टीचर्स मैजिक बॉक्स वगैरह कहते हैं, उसका कोई सेंस नहीं है। बहरहाल जो बोलते हैं, अगर आपको भी अच्छा लगता है आप भी बोल सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है, लेकिन मुझे इसकी कोई सेंस समझ नहीं आती। बहरहाल C6H6 को जब हम सर जब हम कंबस्ट करेंगे, तो वी गोना फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O। अच्छा, इसको बैलेंस करने की नीड नहीं है, बिकॉज एग्जामिनर हमें इसके मार्क्स नहीं देगा। तो सो देयर इज नो नीड टू बैलेंस दिस आउट। हमने बस C6H6 को लिया और हम इसको ऑक्सीजन से रिएक्ट कराएंगे। बेसिकली मैं इसको कंबस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, मैं यहाँ छोटा सा लिख भी देता हूँ कि ये मैंने कंबशन का रिएक्शन करा है, एंथैल्पी चेंज ऑफ कंबशन। अब मुझे बताएं, बेसिकली यहाँ पे देखें, कंबशन के अंदर ना हमारे पास 1 मोल ऑफ कंपाउंड होता है, और यहाँ पे भी 1 मोल है। सो मैं डायरेक्टली ना इसकी वैल्यूज को यहाँ पुट कर दूंगा, -3267। ओके जी। फिर मैं यहाँ आता हूँ रिएक्टेंट्स पे। एग्जामिनर ने मुझे रिएक्ट कार्बन की भी कंबशन का ही डेटा गिवन है, तो मैं अगेन एक वो बनाऊंगा। देखें, अगर आप इस रिएक्शन को देखें, कार्बन अगर O2 से रिएक्ट करेगा, सो इट विल गोना फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। तो मैं एक एरो बनाऊंगा डायरेक्टली कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड तक का। यहाँ ऑलरेडी कार्बन डाइऑक्साइड मेंशन है, यहाँ उसको नीड है नहीं, और सिंपल सिंपल इसकी वैल्यू है, दैट इज -394। तो मैं इसको यहाँ से मेंशन कर दूंगा, सर ये मेरे पास -394 है। अब यहाँ छोटा सा इशू क्या है कि देखें सर, कंबशन के अंदर ना, एंथैल्पी ऑफ कंबशन के अंदर आपको याद होगा सर, हम 1 मोल ऑफ कंपाउंड को कंबस्ट करते हैं, राइट, बट यहाँ पे आपके पास 6 मोल्स है। ठीक है,
एग्जामिनर ने आपको जो कंबशन का डाटा दिया हुआ है उसमें तो 1 मोल ऑफ कंपाउंड को कंबस्ट कर रहे होंगे वो, बट यहाँ पे आपके पास 6 मोल्स है, तो आप क्या करेंगे, अपनी इस एंथैल्पी चेंज की वैल्यू को मल्टीप्लाई बाय 6 कर देंगे। दिस विल बी योर एंथैल्पी चेंज ऑफ कंबशन का डेटा। ओके, एंड एज फार एज हाइड्रोजन इज कंसर्न, तो हाइड्रोजन की भी कंबशन का डेटा गिवन है। अगर आप हाइड्रोजन को कंबस्ट करेंगे H2 को, मतलब if you can react it with the oxygen, so you will form H2O। सो मैं एक एरो ऐसे बनाऊंगा, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। यहाँ पे भी देखें कंबशन में आपके पास 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन होगा, यहाँ 3 मोल्स हैं, तो मैं अपनी वैल्यू को मल्टीप्लाई बाय 3 कर दूंगा। ये जो मेरे पास ये वैल्यू है ना -286, मैं इसको 3 टाइम्स -286 कर दूंगा। मुझे बताएं ये बात समझ आ रही है सबको, यस और नो, क्लियर है? यस। Yes, sir. ठीक है, ये हमारे पास बेसिक जो है ना रिएक्शन हो गया। अब ये देखें, अब इसमें क्या है कि ना, अब इसको फर्दर लेके जाने के लिए 2 स्टेप्स हैं। इस रिएक्शन को फर्दर कंप्लीट करने के आगे 2 स्टेप्स हैं। हम दोनों दो स्टेप्स तो नहीं है, मतलब बेसिकली दो, वो कह लें कि 2 तरीकेकार हैं, आप दो इसको मेथड से कर सकते हैं। अब आप ना सबसे पहले क्या करें, अपने रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स को ना डिसाइड कर लें। मैं ऐसा कर रहा हूँ कि मैं एक केस के अंदर ना इनको रिएक्टेंट्स ले रहा हूँ और इनको प्रोडक्ट्स ले रहा हूँ, और दूसरे केस में मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ऐसा करता हूँ, मैं इसको रिएक्टेंट्स लेता हूँ, ठीक है, मैं इनको रिएक्टेंट्स ले लेता हूँ और मैं इनको प्रोडक्ट्स ले लेता हूँ। ठीक है, एज आई मेंशन कि इनको बैलेंस करने की नीड नहीं है, बिकॉज एग्जामिनर इज नॉट गोना गिव अस मार्क्स फॉर दिस, तो इनको बिल्कुल भी बैलेंस करने की नीड नहीं है। हम बेसिकली इनसे कुछ एरोस को ड्रॉ करेंगे, जरा देखते हैं। सबसे पहला हमारे पास एरो होगा ये वाला। मैं बोलूंगा कि देखें सर, यहाँ मुझे ना रूट्स बनाने हैं, ये मेरा रिएक्टेंट्स होगा, ये मेरे प्रोडक्ट्स होगा, तो पहला मेरा रूट ये हो जाएगा, देखें, दिस विल बी माई R1 रूट 1, और मेरा रूट 2 जो हो जाएगा वो बेसिकली कुछ ऐसा हो जाएगा। मैं यहाँ से ऑल द वे, एक मिनट रुकें, इसको मैं यहाँ कर देता हूँ। मैं यहाँ से पहले ये इंटरमीडिएट के थ्रू होता हुआ यहाँ जाऊँगा डायरेक्टली। फिर आपकी स्क्रीन चली गई। तो ये मेरा एक रूट हो गया, दिस वाज माय रूट 1 एंड दिस इज गोना बी माय रूट 2। अच्छा देखें, जब आप रूट्स बनाए ना, तो आप इसके साथ ना छोटे छोटे इस तरह के एरोज भी बना दें, क्योंकि आगे हमारे ये एरोज काम आएंगे। अब हेस तो हमें क्या कह रहा था कि enthalpy change accompanying a chemical change is independent of the route by which the chemical change occur। मतलब कि सर, आप चाहे रूट 1 के थ्रू जाएं चाहे रूट 2 के थ्रू जाएं, आपकी इंथैल्पी चेंज की वैल्यू सेम होगी। तो आप लोग यहाँ क्या करेंगे, आप लोग बोलेंगे देखें सर, R1 इज इक्वल्स टू R2 बाय मीन्स ऑफ R1, मेरा मतलब है रूट 1 इज इक्वल्स टू रूट 2। रूट 1 में मेरे पास सिर्फ इंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन नॉट की वैल्यू है, और रूट 2 की अगर मैं बात करता हूँ, तो रूट 2 में मेरे पास अगर आप देखें, तो अब ना रूट 2 को जरा तरीके से जरा समझते भी हैं। देखें, रूट 2 का पता है क्या मतलब है, मैं पहले यहाँ से इसमें कन्वर्ट होऊंगा, ठीक है, और अब आप मुझे बताएं, जब मेरी यहाँ पे मेरा खुद की मोशन क्या है कि मैं भी ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा हूँ, और ये जो एरोज है ना ब्लैक वाले, ये भी ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं, मतलब कि डायरेक्शन ऑफ दीज एरोज एंड जो मेरी मूवमेंट की डायरेक्शन है वो सेम है, तो हम इसको एज इट इज पुट कर देंगे। मैं यहाँ पे 6 टाइम्स -394 को एज इट इज पुट कर दूंगा। फिर अब क्या हो रहा है जरा देखिएगा, मैं यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा हूँ, बिकॉज सर ऑफकोर्स मुझे अपनी साइकिल पूरी करनी है ना, मैं पहले इनसे कन्वर्ट होकर थ्रू एन इंटरमीडिएट ऊपर की तरफ जा रहा हूँ। अब यहाँ पे इशू क्या है कि मेरी मोशन की डायरेक्शन अपवर्ड है और एरोज की डायरेक्शन डाउनवर्ड है। मेरा खुद का जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है दैट्स अपवर्ड्स, और एरो की डायरेक्शन है डाउनवर्ड। तो जब ऐसा होता है ना कि हमारे एरोज की और हमारी अपनी मूवमेंट की डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है, जैसे कि देखें ना, ये पिंक वाला एरो क्या बता रहा है कि मेरी अपनी क्या मोशन की डायरेक्शन है, और ये ब्लैक वाला एरो क्या बता रहा है कि डायरेक्शन ऑफ एरोज क्या है। तो क्योंकि ये डायरेक्शन अपोजिट है, तो मैं इसको नेगेटिव साइन में ले लूंगा, मतलब इसको जो है ना अपोजिट साइन में ले लूंगा। मेरे पास ये -3 267 है, मैं इसको +3 267 कर दूंगा। मैंने यहाँ पे क्या करा सर, सिर्फ इसको अपोजिट साइन में लिया। इसको अपोजिट साइन में क्यों लिया है आयशा जी? क्योंकि वो ऑपोजिट जा रहा है। बिकॉज सर हमने ऊपर की तरफ जाना है एंड एरो की डायरेक्शन नीचे की तरफ है, सो इट वॉज -3267, मैंने इसको +3267 कर दिया। ओके जी, सो ये क्या हो जाएगा, 6 टाइम्स -394 +3267। तो हमारा आंसर, ओ माय, अच्छा, ओ माय डेज, हमने ये मिस कर दिया, ये मिस कर दिया, ये भी तो ऐड करना था, सॉरी सॉरी। जब हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं ना, तो हमारे पास दो एरोज हैं, एक ये वाली वैल्यू भी है और एक ये वाली वैल्यू भी है, तो इन दोनों को ऐड करना है। एक मिनट, ओके,
हमने ये मिस कर दिया, इसको भी ऐड करना था। दिस इज पॉजिटिव 3 टाइम्स -2, पॉजिटिव 3 टाइम्स -286। ठीक है, पॉजिटिव 3 टाइम्स -286। बिकॉज जब आप ऊपर से नीचे आएंगे तो आपको दोनों रिएक्शंस को अकम्पनी करना है ना, दोनों रिएक्शंस को काउंट करना है। तो इस एरो की इंथैल्पी चेंज की वैल्यू वाज दिस, इस एरो की इंथैल्पी चेंज की वैल्यू वाज दिस। अब जरा इसको करते हैं जल्दी से। पॉजिटिव 3 टाइम्स -286। तो हमारा आंसर आ रहा है इंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन कि सर इसकी वैल्यू आ रही है एज +45 kJ/mol। ठीक है जी, कोई टेंशन, कोई परेशानी, कोई मसला, सबको ये बात समझ आ रही है मैंने क्या करा? मैं यहाँ से यस। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहा हूँ। दिस वाज माय √1, दिस वाज माय √2। √1 की इंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन की वैल्यू मुझे निकालनी थी। √2 में मेरे पास पहले ये वाला पोर्शन था, मैंने ये दोनों इंथैल्पी चेंजेस को मेंशन कर दिया। फिर ये ऊपर जाने वाला पोर्शन था, मैंने उसको अपोजिट में लिया है। अपोजिट में लेने का रीजन क्या है कि मेरी डायरेक्शन ऑफ मोशन नीचे की तरफ है और मेरा ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा है, तो मैंने इसको अपोजिट साइन ले लिया। ठीक है जी, सबको क्लियर है? आगे चलूं? हसीब, उमर, मरियम, जल्दी जल्दी बेटा Yes. रिस्पॉन्ड करें, टाइम नहीं लगाएं। यस सर। मरियम, यू गॉट इट? Yeah, a bit. आपने लेट भी बेटा ज्वाइन करा है आज फिर से, माशाल्लाह। No, because sir, मेरा कॉलेज ना मेरा 1:30 पे एंड होता है तो। हाँ चले, ओके 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 ओके। अच्छा जी, अच्छा अब मैंने जैसे बताया कि देखिए आपने ना ये रिएक्टेंट्स लिए थे ना और ये प्रोडक्ट्स लिए थे। अब हम क्या कर रहे हैं, हम इनको रिएक्टेंट्स दे रहे हैं और इनको प्रोडक्ट्स दे रहे हैं। तो अब मेरे जो दो रूट्स हैं ना वो कुछ इस तरीके से हो जाएंगे कि केस ए के अंदर मैं यहाँ से यहाँ आ जाता हूँ डायरेक्टली, केस बी में मैं यहाँ से यहाँ जाता हूँ और फिर यहाँ से यहाँ जाता हूँ। ठीक है, सो दिस वुड बी माई √1। देखिएगा, दिस वुड बी माई √1, √1, एंड दिस वुड बी माई √2। बस आपने एक चीज मेक श्योर करनी है कि सर जब भी हम रूट्स की बात कर रहे हो ना, कभी भी ऐसा ना हो, जब भी हम सर रूट्स की बात कर रहे हो, रूट्स की कैलकुलेशंस कर रहे हो, कभी भी सर ऐसा ना हो कि हमारे जो है ना रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स डिफरेंट हो। देखें, यहाँ भी रिएक्टेंट्स सेम है, प्रोडक्ट सेम है, इस रिएक्शन के अंदर भी ये रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स, दूसरे रिएक्शन के अंदर भी ना, बस आप थ्रू एन इंटरमीडिएट जा रहे हैं, दैट्स इट। ठीक है, अब जल्दी से जरा हम लिखते हैं इसको इस तरह कि सर हमारे पास जो R1 है, √1 विल बी इक्वल टू √2। √1 में हमारे पास देखें क्या आ रहा है। अब √1 में मुझे बताएं कि मैं क्या हसीब आप बताओ, मैं यहाँ से यहाँ नीचे डाउनवर्ड की तरफ आ रहा हूँ, राइट? और मुझे बताएं मेरे जो एरोज हैं उनकी डायरेक्शन भी सेम है, तो क्या मुझे साइन को चेंज करने की नीड है या फिर एज इट इज काम हो जाएगा? इनको एज इट इज कॉपी कर दूं? हसीब, एम ऑडिबल? हसीब, कैन यू हेयर मी? मेरी आवाज आ रही किसी को? यस सर। जी Yes, अरफा, sir. आप बताएं, आप बताएं, आप बताएं। हम इनको हम भी यहाँ से डाउनवर्ड जा रहे हैं ना, तो मुझे सेम लेने पड़ेंगे एरोस को, राइट? बिकॉज सर आपकी डायरेक्शन ऑफ मोशन भी डाउनवर्ड है और ये एरोस भी नीचे जा रहे हैं। इन दोनों एरोस की वैल्यू को हम यहाँ पे मेंशन करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, +6 -394 +3 टाइम्स -286। और √2 में मेरे पास क्या क्या आएगा, मुझे कोई बताएगा प्लीज? √2 में मेरे पास कौन कौन सी वैल्यूज आएंगी √2 में? सर पहले चेंज ऑफ फॉर्मेशन जो हमें ऊपर दी हुई है और जो -3267 है हमारा कंबस्शन का। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिकॉज √2 में हम पहले यहाँ से यहाँ जा रहे हैं फिर नीचे की तरफ आ रहे हैं। सो पहले हम इंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन की वैल्यू को लेंगे और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, इस कंबशन की वैल्यू को। अब देखें ये वाले केस में भी मेरी डायरेक्शन ऑफ मोशन और एरो की डायरेक्शन सेम है, ऊपर से नीचे आते वक्त भी मेरी डायरेक्शन ऑफ मोशन और एरो की डायरेक्शन सेम है, तो कुछ नेगेटिव करने की जरूरत नहीं। एज इट इज इसको प्लेस करें, -3267। ये -3267 उधर आके पॉजिटिव में आ जाएगा। सो आपके पास +694, ये +6 -394 +3 टाइम्स -286 +3267 is equals to enthalpy change of formation नॉट। सो enthalpy change of formation नॉट की जो वैल्यू आएगी, that's gonna be 45 kJ/mol। ठीक है जी, सबको समझ आया ये क्वेश्चन में हमने क्या करा? यस और नो?
यस सर। ओके जी, ओके। सो अब ये वाला क्वेश्चन जो है ना कंबशन वाला, ये आप लोग का होमवर्क है, ठीक है? ये आप लोग का होमवर्क है। मैं होमवर्क वाले क्वेश्चंस के ऊपर ना बड़ा बड़ा पर्पल से HW लिख रहा हूँ, बिकॉज अभी मैंने होमवर्क के काफी थोड़े से क्वेश्चंस देने हैं आप लोगों को। ये एक आ गया हमारा होमवर्क क्वेश्चन। अब ये जो दूसरा क्वेश्चन है ना, इसको भी आप लोगों ने अटेम्प्ट खुद से करना है, लेकिन इसको मैं भी करना सिखा रहा हूँ, ओके? इस वाले रिएक्शन को देखें जल्दी से। क्वेश्चन को पढ़ें जब तक। क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? दिस क्वेश्चन इज सेइंग कैलकुलेट द एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। ये मेरे पास रिएक्शन है, और इस दफा उन्होंने मुझे फॉर्मेशन का डेटा दिया हुआ है। देखिए मेरी बात सुने, एक सेकंड के लिए ऊपर आते हैं। इस वाले क्वेश्चन में उन्होंने ना हमें कंबशन का डेटा दिया था। जब आपको कंबशन का डेटा गिवन होगा ना, तो पता है क्या करेंगे आप लोग? आप रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स को कंबस्ट करेंगे। अब आप मुझे बताओ, जब मैं कंबस्ट करूंगा तो ऑटोमेटिकली मैं प्रोडक्ट्स फॉर्म करूंगा ना, तो मेरा एरोज डाउनवर्ड पॉइंट करने चाहिए। अब ये वाले केस में तो सर हमारे पास जो डेटा गिवन है वो फॉर्मेशन का है। मतलब कि अब आपको रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स को फॉर्म करना है। सबसे पहले मेन इक्वेशन को कॉपी करें। ये मैंने इसको यहाँ पे कॉपी करा, इसका कलर चेंज करते हैं, ठीक है? अब क्या होगा, अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि बेटा आपको ना एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन का डेटा गिवन है। मतलब कि अब आपको इन रिएक्शंस को फॉर्म करना है, इन सब्सटेंसेस को फॉर्म करना है। अब अगर मैं सबसे पहले थोड़ी सी इक्वेशन को भी यहाँ मेंशन कर दूँ ना, थोड़ा सा आसानी हो जाएगी हमारे लिए। पहले वाले में देखिए आपके पास ना एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया गिवन है। जब आपको अमोनिया फॉर्म करना होगा, आपको N2 और H2 लेना पड़ेगा, और फिर जाके आपके पास NH3 प्रोड्यूस होगा। वैसे तो इसको बैलेंस करने की कोई नीड नहीं है, लेकिन चलो मैं फिर भी बता देता हूँ। यहाँ हाफ लेना पड़ेगा, और यहाँ पे आपको 3/2 लेना पड़ेगा। दिस इज द एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन वाला डेटा। एंड दूसरे केस में अगर मैं HCl के बारे में आता हूँ, तो HCl ये रहा, उसकी फॉर्मेशन का हमारे पास डेटा ये रहा। दिस इज H2 एंड देन वी हैव Cl2। अगेन इन दोनों को भी हाफ मोल्स लेने पड़ेंगे। एज आई मेंशन कि ये काम के मुझे कोई कोई मार्क्स, कोई पैसे, कुछ भी नहीं मिल रहे, लेकिन हम लोग इसको वैसे ही कर रहे हैं बस, ओके? एंड अमोनियम क्लोराइड वाले केस में भी अगर आप देखें, फॉर्मेशन के केस में क्या होगा, आपको अगेन यहाँ पे N2 भी लेना पड़ेगा, H2 भी लेना पड़ेगा, और Cl2 भी लेना पड़ेगा। और यहाँ पे आपको N2 के हाफ मोल्स लेने पड़ेंगे, H2 के 2 लेने पड़ेंगे, और Cl2 के भी हाफ मोल्स लेने पड़ेंगे। आपको ये सब चीज़ों का मतलब कि अगर आप देखें, अमोनिया, HCl और अमोनियम क्लोराइड, ये आपके पास मेन रिएक्शंस के मेन जो इक्वेशन है ना, इसके रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स हैं। एग्जामिनर ने आपको इनकी फॉर्मेशन का डेटा दिया हुआ है कि आप इन सब्सटेंस को फॉर्म करो। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बेसिकली कह लो इसको एक मैजिक बॉक्स या जो भी कहते हैं इसको, वो बना लेते हैं। और यहाँ पे मैं ना सब्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स मेंशन कर रहा हूँ, ठीक है? जरा देखिएगा, मैं यहाँ पे N2 मेंशन कर रहा हूँ, H2 मेंशन कर रहा हूँ, बिकॉज अगर आप देखें, चाहे अमोनिया बनाना हो, चाहे HCl बनाना हो, चाहे अमोनियम क्लोराइड बनाना हो, आपको N2, H2 और Cl2 ये तीनों ही लेने पड़ेंगे। तो मैं N2, H2 और Cl2 मेंशन कर रहा हूँ। पहले वाले केस में क्या होगा कि मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं ना ऐसा करता हूँ, मैं N2 और H2, मैं इन दोनों को रिएक्ट करा के आई एम गोना फॉर्म अमोनिया। तो बेसिकली मैं अमोनिया को फॉर्म कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं फॉर्मेशन की वैल्यूज यूज कर रहा हूँ ना। मतलब कि सर आप एक कंपाउंड को फॉर्म करें, यहाँ पे मेरे पास अक्सर ये बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर एरो फॉर्मेशन का नीचे ऊपर। मैं आपको कहता हूँ कि बेटा इसको खुद सोचो। ऊपर वाले केस में आप रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स को कंबस्ट कहते हैं, तो जब आप कंबस्ट करेंगे आपको प्रोडक्ट्स बनेंगे, तो उसका एरो नीचे की तरफ जाएगा। इस वाले केस में क्या हो रहा है कि बेटा आप ना कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से कंपाउंड को फॉर्म कर रहे हैं। जब आप फॉर्म करेंगे तो ऑफकोर्स आपका एरो ऊपर की तरफ जाना चाहिए, बिकॉज मैं इस कंपाउंड को फॉर्म कर रहा हूँ, राइट? तो मेरे पास एक तो फॉर्मेशन का एरो बन जाएगा। अगेन सर फॉर्मेशन में भी 1 मोल होता है, यहाँ पे भी 1 मोल है, कुछ टेंशन की लेने की जरूरत नहीं। एज इट इज इस वैल्यू को पुट करेंगे, -46.1। फिर HCl वाले केस बात है, HCl के लिए H2 और Cl2 चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह हमने यहाँ ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो एक एरो ऐसा बन जाएगा हमारे पास, ठीक है? इसको भी ना इसके साथ का ही बनाते हैं थोड़ा सा, H2 और Cl2, ठीक है जी। तो हमारे पास ये इसका अगेन यहाँ पे भी सर 1 मोल है, तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। यहाँ पे हम एज इट इज अपनी वैल्यू को पुट कर देंगे। दिस इज गोना बी -92.3। और दूसरे वाले केस में देखें सर, अब आपको अमोनियम क्लोराइड बनाना है, तो उसके लिए भी आप एज इट इज वैल्यूज को पुट कर देंगे, बिकॉज उसके भी 1 मोल चाहिए।
-314.4। अब आपने ना रिएक्टेंस एंड प्रोडक्ट्स लेने, तो इसमें ऐसा होता है कि मुझे तो सबसे सेफर ये लगता है कि भाई इनको रिएक्टेंस ले लो, इनको प्रोडक्ट्स ले लो, ठीक है। अब आप दो रूट्स बना दो। एक रूट सर आप ये ले लें, सिंपल सिंपल रूट, इसको आप ले लें सर एज R1 रूट 1। और रूट 2 में आप क्या करें, आप यहाँ से स्टार्ट करें, यहाँ से स्टार्ट करें और ऑल द वे होते हुए यहाँ तक पहुँच जाए। वहां से स्टार्ट करें ऑल द वे होते हुए यहाँ तक पहुँच जाए। दिस इज गोना बी रूट 2। यहाँ पास क्या हो जाएगा सर, रूट 2 हो जाएगा। वो रूट 1 हो गया सर हमारे पास, ये हमारे पास सर रूट 2 हो गया। अब हम क्या कह देंगे कि देखें सर, हमें पता है कि हमें हेस लॉ वाले भाई ने क्या कहा था कि एंथैल्पी चेंज अकम्पनिंग ए केमिकल चेंज इज इंडिपेंडेंट ऑफ द रूट बाय विच द केमिकल चेंज अकर। सो मैं इसको रूट 1 इज इक्वल्स टू रूट 2 कर दूंगा। यहाँ तक सबको क्लियर है, यहाँ तक जो मैं कह रहा हूँ, राइट? यस और नो? Yes. अब Yes. मुझे बताया मैं रूट 1 में क्या लिखूं, Yes. रूट 1 में क्या लिखूं, रूट वन में मैं क्या लिखूं, रूट 1 में कमान कमान जल्दी कोई भी बता दे मुझे प्लीज। Root 1 unknown है। तो उसको एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन नॉट लिख देता हूँ, राइट? ठीक है। मुझे हसीब आप बताएं रूट 2 में क्या लिखूं। अब चलो रूट 2 को जरा डिस्कस करते हैं। पहले मैं जरा क्वेश्चन पूछता हूँ, जरा मुझे बताएं रूट 2 में बेसिकली क्या हो रहा है, बल्कि आप बताएं मुझे मरियम। रूट 2 में देखें, मैं यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ नीचे की तरफ, राइट? और फिर मैं यहाँ से होता हुआ बेटे ऑल द वे Yeah. यहाँ जा रहा हूँ। अब आप मुझे बताएं, Yeah. जब मैं ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा हूँ मेरी मोशन डाउनवर्ड है और मेरे एरोज ऊपर की तरफ है, अब क्या करेंगे? एज इट इज वैल्यूज The दे दूं, sign will change. द साइन विल बी चेंज्ड, ओके। तो वो -46.1 है, उसको हम +46.1 कर देंगे। एंड व्हाट अबाउट -72.3, 92.3, उसको भी हम +92.3 कर देंगे, राइट? मेक सेंस? Yes. और Yes. उसके बाद क्या करेंगे? दैट्स इट। अब जब मैं यहाँ से ऊपर Um. जाऊंगा तो मेरा एरोज दोनों सेम डायरेक्शन में, राइट? तो मैं उसको एज इट इज मेंशन कर दूं, -314.4, राइट? Yes. -314.4। शाबाश, जल्दी से मुझे वैल्यू बताएं। 46.1 प्लस 92.3 -314.4। हमारा आंसर आएगा, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन नॉट शुड बी -176 किलो जूल्स पर मोल। ओके जी, गॉट दिस थिंग? ये बात सबको समझ आ रही है? यस और नो? यस और नो? Sir, ये Hi. जो like Yes. arrows हैं, हम्म like what are they implying? जैसे आपने like Cl2, like अगर आप ये समझा दें, कौन से एरोस, ब्लैक वन या ये ब्लू वाले? या black one, like ब्लैक वन, black देखें one, like देखें देखें, ये बेसिकली हमने साइकिल ड्रॉ की है। अब आप ये हेस लॉ साइकिल कहलाती है। दिस वाज माय मेन रिएक्शन, ओके, एंड दे गेव मी द डेटा ऑफ एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन। नाउ यू जस्ट टेल मी, अगर मुझे अमोनिया को फॉर्म करना है तो कैन आई जस्ट रिएक्ट N2 एंड H2 एंड मैं इन दोनों को रिएक्ट करके क्या अमोनिया को फॉर्म कर सकता हूँ? yes. तो क्या मैं सब्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से अमोनिया को फॉर्म कर रहा हूँ? तो डोंट यू थिंक मेरा एरो ऊपर की तरफ पॉइंट करना चाहिए? Oh, okay. Okay. व्हाट अबाउट Yeah. HCl? HCl में H2 और Cl2 को रिएक्ट करके ऊपर की तरफ एरो पॉइंट कर रहा हूँ, राइट? इजंट इट? Yeah. एंड व्हाट Yeah. अबाउट NH4Cl? उसमें मैंने तीनों चाहिए, N2H2Cl2, उसको रिएक्ट करके मैं ऊपर की तरफ एरो पॉइंट कर रहा हूँ, ठीक है। Oh, अब okay. यहाँ पे ऐसा है कि ना आई एम नॉट सपोज टू बैलेंस देम, मुझे इनको बैलेंस करने की कोई नीड नहीं, बिकॉज एग्जामिनर इज नॉट गोना गिव मी मार्क्स फॉर दिस, ओके। तो ये जो Yeah. हमारे पास ये वाले हैं ना ऊपर वाले रिएक्शन तो बैलेंस होना चाहिए ऑफ कोर्स। ये जो इसको आप मैजिक बॉक्स कह लें, सब्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स कह लें, कुछ भी कह लें, ये बैलेंस होना हो मसला नहीं है, ठीक है जी। गॉट दिस थिंग? Okay. ओके जी, ओके। अच्छा, अब ये एक टाइप ऑफ क्वेश्चन है, लेकिन इससे पहले जरा ना हम ये पढ़ेंगे, देखें। ये वाला एक क्वेश्चन है, मैं चाहता हूँ आप लोग इसको ट्राई करें, 2 मिनट लगाएं, शाबाश, जल्दी से। ये 2 क्वेश्चन है हमारे पास पास पेपर से। जल्दी से 1 मिनट लगाएं, इसको ट्राई करें। Combustion is basically, when you're reacting it's something with oxygen and forming products, right? इसमें कोई ऑक्सीजन का रिएक्शन नहीं है। अब जरा इस क्वेश्चन को देखें, वो हमसे क्या कह रहे हैं, the enthalpy changes of two reactions
आर शोन। अब हमारी एक मिस्टेक होती है जो कि व्हेन आई वाज आल्सो डूइंग ए लेवल्स, हम भी बहुत ये करते थे कि इक्वेशन इक्वेशन को बोलते थे कटाओ कटाओ आगे चलो, अभी क्वेश्चन को पढ़ते देख लेंगे। हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए भाई, एग्जामिनर ने अगर कोई इक्वेशन दी है तो उसके पीछे की प्रॉपर कोई लॉजिक होगी। इसको देखें, देर फॉर्मिंग, मतलब यहाँ पे पोटेशियम कार्बोनेट है, आई एम रिएक्टिंग पोटेशियम कार्बोनेट विद HCl एंड आई एम फॉर्मिंग 2 मोल्स ऑफ पोटेशियम क्लोराइड H2O एंड कार्बन डाइऑक्साइड। और यहाँ पे मैं पोटेशियम हाइड्रोकार्बोनेट को HCl से रिएक्ट कर रहा हूँ, KCl H2O एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस कर रहा हूँ। मुझे बताएं, क्या इन दोनों रिएक्टेंट्स को, पोटेशियम कार्बोनेट एंड पोटेशियम हाइड्रोकार्बोनेट को, मैं HCl से रिएक्ट कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा? सेम रिएक्टेंट से कर रहा हूँ, बिल्कुल सर। और अगर आप अच्छी बात ये देखें सर, हमारे पास प्रोडक्ट्स भी सेम प्रोड्यूस हो रहे हैं, पोटेशियम क्लोराइड H2 एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अगर मैं बेसिकली इस पे आऊँ, वो हमसे कहना व्हाट इज द एंथैल्पी चेंज ऑफ दिस रिएक्शन। यहाँ पे पोटेशियम हाइड्रोकार्बोनेट है, देयर फॉर्म पोटेशियम हाइड्रोकार्बोनेट इज बेसिकली जो है ना वो कन्वर्ट हो रहा है इनटू पोटेशियम कार्बोनेट H2 एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ओके जी, पोटेशियम हाइड्रोकार्बोनेट किस में कन्वर्ट हो रहा है? पोटेशियम कार्बोनेट में, H2O में और कार्बन डाइऑक्साइड में। अब अगर आप जरा सा नोटिस करें तो ये पोटेशियम कार्बोनेट एंड पोटेशियम हाइड्रोकार्बोनेट दोनों HCl से रिएक्ट होकर सेम प्रोडक्ट्स फॉर्म कर रहे थे। मोल्स को भले से अभी हम इग्नोर करेंगे। और ये जो रिएक्शन है ना, ये मेरे पास दोनों को इन्वॉल्व कर रहा है, पोटेशियम कार्बोनेट को भी और पोटेशियम हाइड्रोकार्बोनेट को भी। तो अब मैं क्या करता हूँ कि मैं इस वाले रिएक्शन को एज अ मेजर रिएक्शन ले लेता हूँ। ओके, दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। सेकंड वन वाले को, 2 मोल्स ऑफ पोटेशियम, या 2 moles of potassium hydrocarbonate converting into potassium carbonate H2O and carbon dioxide gas. Okay, एंड अगर हम बात करें, अब जरा मुझे ये बताएं, एक मैं छोटी सी बात लिख रहा हूँ, मुझे प्लीज बताइएगा कि मैं सही लिख रहा हूँ कि नहीं लिख रहा। अगर मैं इन दोनों को रिएक्ट करता हूँ with HCl, if I'm gonna react both of them, potassium hydrocarbonate and potassium carbonate, दोनों को मैं रिएक्ट करता हूँ with hydrochloric acid, so don't you think I'm gonna form the same products? मुझे बताएं, अगर मैं इन दोनों को HCl से रिएक्ट करूंगा, क्या मैं पोटेशियम क्लोराइड H2 और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करूंगा कि नहीं करूंगा? यस और नो? मुझे हर Yes. बच्चा रिस्पॉन्ड Yes. करे। Yes. Yes, sir. आयशा, मरियम, मुझे बताएं क्या मैं सही कह रहा हूँ Yes. कि मैं पोटेशियम कार्बोनेट को और पोटेशियम हाइड्रोकार्बोनेट, जब दोनों को HCl से रिएक्ट करूंगा, I'm gonna फॉर्म पोटेशियम क्लोराइड H2 एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब हम क्या करेंगे कि इसको इस तरीके से मेंशन करेंगे कि सर हम यहाँ पे क्या फॉर्म करेंगे, पोटेशियम क्लोराइड H2O एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ओके जी, ये मेरा यहाँ पे बॉक्स बन जाएगा। ठीक है, अगर इस केस में आए तो जरा थोड़ा सा यहाँ पे एक बात को नोटिस करते हैं। देखें, जो पहला रिएक्शन था ना, पोटेशियम कार्बोनेट रिएक्टिंग विद 2 moles of HCl एंड फॉर्मिंग पोटेशियम क्लोराइड H2 एंड वाटर, तो इसमें मेरे पास यहाँ पे भी 1 मोल है, यहाँ पे भी 1 मोल है। तो मैं एज इट इज इस रिएक्शन की इंथैल्पी चेंज की वैल्यू विच इज -34, उसको यहाँ मेंशन कर दूंगा, कुछ भी चेंज करने की नीड नहीं है, -34। वेर एज दूसरे वाले में देखें, आई हैव जो है ना पोटेशियम, यहाँ पे जो इस ये जो रिएक्शन है इसमें मेरे पास बेसिकली देखें 1 मोल ऑफ पोटेशियम हाइड्रोकार्बोनेट है, यहाँ पे 2 मोल्स ऑफ पोटेशियम हाइड्रोकार्बोनेट है। हसीब, मुझे बताएं अब क्या करेंगे? वहाँ 1 मोल है, यहाँ 2 सर मोल है। मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे। बिल्कुल, तो मल्टीप्लाई हम बाय 2 कर हम ये देंगे। 32.8 को सर मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे, 2 टाइम्स 32.8। सो सर क्या होगा हमारे पास, दिस इज गोइंग टू बी माई √1, ओके, एंड दिस इज गोइंग टू बी √2। ये मेरा √1 हो गया। अच्छा देखें सर, इसमें रिएक्टेंस एंड प्रोडक्ट्स को भी मार्क कर दें। देखो भाई, ये रिएक्टेंस है सर, ये हमारे आ गए रिएक्टेंस, ओके, एंड ये प्रोडक्ट्स आ गए। मैं बेसिकली यहाँ इस तरह शुरू कर रहा हूँ, मैं एक केस में डायरेक्ट जा रहा हूँ। सर आपकी स्क्रीन फ्रीज हो गई है। अब चलना शुरू हुई। जी जी हो गई। एक केस में मैं डायरेक्ट जा रहा था, दूसरे केस में पहले मैं यहाँ से यहाँ आ रहा हूँ और फिर मैं यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा हूँ। ओके, सो मैं बेसिकली इसको R1 इक्वल्स टू R2 मेंशन कर रहा हूँ। R1 की वैल्यू मुझे नहीं पता बिकॉज ये इंथैल्पी चेंज मुझे निकालना है, मैं इसको x ले रहा हूँ। R2 मेरे पास बेसिकली अगर आप यहाँ पे देखें तो मेरे मोशन की डायरेक्शन भी नीचे की तरफ है और एरो भी नीचे की तरफ पॉइंट कर रहा है। सो मैं इसको सिंपल सिंपल
मोल्स ऑफ 32.8 को लिख दूंगा। एंड इस वाले केस में मुझे बताएं, कौन बताएगा? कोई भी बता दे। उमर, आप बता दो। उमर, कैन यू हेयर मी? Yes, sir. उमर, मुझे बताओ, सेकंड वाले केस में मैं यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा हूँ, बट मेरे पास इस ब्लैक वाले एरो की डायरेक्शन नीचे है, तो मैं क्या करूँ? वो पॉजिटिव हो जाएगा माइनस ये 34 नेगेटिव, बिल्कुल, ये -34 क्या हो जाएगा? +34.0 हो पॉजिटिव। जाएगा। जल्दी से वैल्यू निकालें इसकी। कैलकुलेट करें। 2 टाइम्स 32.8। अच्छा देखें, हम क्लास जब भी लेने कोई भी बैठे, कैलकुलेटर आपके पास हो, लाजमी हो। इसकी वैल्यू आ रही है 99.6 किलो जूल्स पर मोल। सो हमारा आंसर हो जाएगा पार्ट डी। ठीक है जी, मुझे बताएं, ये बात सबको समझ आ रही है? यस और नो? यस सर। अब अपना होमवर्क क्वेश्चन Yes. लिखें, प्रॉपर हेडिंग डालेंगे, एनर्जेटिक्स होमवर्क क्वेश्चंस। मुझे ये वाला क्वेश्चन आप लोगों से चाहिए, ठीक है? ये वाला क्वेश्चन दोबारा करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, ये वाला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है हमारे पास, देखें, ये वाला, ये क्वेश्चन नंबर, ये वाला चाहिए मुझे होमवर्क में। फिर इसके अलावा इसको तो हम फारिग करते हैं। ये क्लोरोमेट्री वाला पार्ट छोड़ दीजिएगा, ये पार्ट इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। एंड ये बॉन्ड एनर्जी वाला पार्ट भी छोड़ दीजिएगा। ये वाला क्वेश्चन भी मुझे दोबारा चाहिए, ठीक है? ये वाला क्वेश्चन भी चाहिए होमवर्क में। अच्छा देखें, जो ये वाला क्वेश्चन है ना, वो मैंने अभी क्लास में आप लोगों को कराया किस तरह। मैंने इनको रिएक्टेंट, इनका प्रोडक्ट्स लिया है। आप ना इसको दूसरे वे से करना, किसी और चीज़ को रिएक्टेंट, किसी और चीज़ को प्रोडक्ट लेना, थोड़ा सा डिफरेंटली करना। एंड ये वाला क्वेश्चन भी मुझे दोबारा चाहिए, जो मैंने आज क्लास में पहला क्वेश्चन कराया था। क्वेश्चन करेंगे किस तरह? सर कौन कौन से क्वेश्चन चाहिए? 1, 2, 3 एंड 4, 5 एंड 6। मुझे ये 6 क्वेश्चन चाहिए आप लोगों से। ये 6 क्वेश्चन प्रॉपरली सही तरीके से करके मुझे भेजेंगे, और मैं ये ड्राइव जो है ना, अभी आपको नोट फॉरन शेयर कर रहा हूँ। ओके, सो दैट इज इट फॉर